एक बार की बात है, एक आदमी बहुत ही आलसी था। उसकी आलसीपन की हद तो तब हो गई जब उसने सोचा कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही सब काम कर लिया जाए। एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आई। वह चिट्ठी पढ़ने में आलसीपन दिखाने लगा और बिना पढ़े ही उसने चिट्ठी फाड़कर रख दी। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई और बोली, अरे ये कौन सी चिट्ठी फाड़ी है? आदमी बोला, पता नहीं, कुछ काम की नहीं होगी। पत्नी ने चिट्ठी के टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़कर पढ़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था, आपने लॉटरी में 1,00,000 रुपये जीते हैं। कृपया इस चिट्ठी को लेकर हमारे ऑफिस में आकर पुरस्कार प्राप्त करें। आदमी ने जैसे ही सुना उसके होश उड़ गए और बोला, अरे ये तो बहुत काम की थी, अब मैं क्या करूं? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो वही करो जो तुम हमेशा करते हो, कुछ भी नहीं। आदमी ने सिर पकड़ लिया और सोचा, काश आलसीपन से थोड़ा तो बचा होता। चेतनपुर गांव में बारिश का मौसम था। बादल गरज रहे थे, हवा ठंडी थी और गांव में एक नई चाय पकौड़े की दुकान की चर्चा जोरों पर थी। दुकान का नाम था जादुई चाय पकौड़ी। दुकानदार प्रेमचंद दावा करता था कि उसकी चाय और पकौड़ी जादुई है, जो हर दुख को पल में भुला देते हैं। नमस्ते, क्या लेंगे? जादुई लाल चाय, मसाला चाय, मलाई चाय, कड़क चाय या अदरक वाली चाय? अरे भाई, पहले ये तो बता, जादुई कैसे है ये? पीजिए, फिर बताइए। चाय और पकौड़े आए एक घूंघट और एक कार के बाद रामू काका और संतोष के चेहरे खिल उठे। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे। दुकान के बाहर भीड़ जमा हो गई। बारिश का ठंडा माहौल प्रेमचंद की दुकान की गर्माहट से चहक उठा। देखते देखते प्रेमचंद की दुकान गांव में मशहूर हो गई। रामू काका और संतोष रोज के ग्राहक बन गए। लेकिन इस चमक के पीछे एक छाया थी। पप्पू, गांव का पुराना चाय वाला। प्रेमचंद के आने से उसका धंधा ठप हो गया था। पप्पू को जलन होने लगी। एक दिन उसने रामू काका को गुनगुनाते हुए देखा। इस प्रेमचंद की चाय में आखिर है क्या, जो सभी ग्राहक उसी के पास जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। पप्पू ने सुबह सुबह प्रेमचंद की दुकान के पीछे छिपकर उसकी बातें सुनी। अरे, भांग की पोटली तो घर भुलाया। पप्पू की आंखें चमक उठी। तो ये है जादू का राज। उसने तुरंत बाजार से भांग खरीदी और अपने चाय पकौड़ों में मिला दी। अब देखता हूँ प्रेमचंद की दुकान कैसे चलती है। आओ भाई, मेरी चाय पकौड़े खाओ, प्रेमचंद को भूल जाओ। अगर विश्वास नहीं तो एक बार खा कर देखो फ्री में। रामू काका और संतोष भी वहाँ पहुँचे। फ्री में चाय पकौड़े, लाओ भाई, आजमाते हैं। चाय और पकौड़े खाए। थोड़ी ही देर के बाद रामू काका का सिर घूमने लगा और संतोष बिना वजह रोने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? की हालत देख गांव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। संतोष की पत्नी चपली लेकर पप्पू दुकान पर पहुंची। शांत हो जाइए, सच बता, तूने क्या किया? प्रेमचंद की दुकान पर जाकर मैंने तुम्हारी तरह भांग मिलाई, लेकिन शायद ज्यादा हो गई। प्रेमचंद ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाई। पप्पू, मैंने ये दुकान सिर्फ चाय पकोड़े बेचने के लिए नहीं खोली। मेरे पुराने गांव में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा। मुझे और मेरे परिवार को बारिश की रात में जंगल में गुजारनी पड़ी। वहाँ एक बाबा ने मुझे भांग की बोतल दी और कहा, इसे चाय पकोड़े में मिलाओ, लोगों के दुख दूर होंगे। मैं थोड़ी सी भांग मिलाता हूँ, बस इतनी कि लोग हल्का महसूस करें, खुश हों। मुझे माफ कर दो प्रेमचंद, मैंने तुम्हें गलत समझा। चल, अब हम साथ में दुकान चलाएंगे, मुनाफा आधा आधा बांटेंगे, लेकिन मेरा राज किसी को मत बताना। पप्पू और प्रेमचंद ने मिलकर दुकान चलाई।
गांव वाले आज भी जादुई चाय पकोड़े का लुत्फ उठाते हैं। हंसते गाते घर लौटते प्रेमचंद का राज ही रहा। बारिश में चाय पकोड़े की गर्माहट और उसका जादू चेतनपुर में हमेशा बरकरार था। बेवकूफ बेटा। किसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक ही संतान थी, उसका बेटा रमेश। रमेश बचपन से ही बहुत सीधा और भोला था। गांव के लोग उसे अक्सर बेवकूफ कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हर बात पर विश्वास कर लेता था और बिना सोचे समझे हर काम कर देता था। एक दिन रामलाल ने रमेश से कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। आज तुम बाजार जाकर गाय बेच आओ, लेकिन ध्यान रखना अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। रमेश ने सिर हिलाया और गाय लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालाक आदमी से हुई। उस आदमी ने देखा कि रमेश सीधा साधा है, तो उसने सोचा इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। आदमी ने रमेश से कहा, अरे भाई तुम इस गाय को बेच रहे हो, ये तो बहुत ही कमजोर दिख रही है। मैं तो इसके बदले तुम्हें बस 3 चमकीले पत्थर ही दे सकता हूं। रमेश ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है दे दो पत्थर। वह 3 चमकीले पत्थर लेकर घर वापस आया और पिता को गर्व से दिखाते हुए बोला, पिताजी देखिए मैंने गाय के बदले 3 कीमती पत्थर पाए हैं। रामलाल ने जब यह सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने सिर पर हाथ मारा और बोला, अरे बेवकूफ, ये तो सिर्फ चमकीले पत्थर हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से माफी मांगी। रामलाल ने उसे समझाया, बेटा जिंदगी में हमेशा सोच समझकर ही काम करना चाहिए और हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद रमेश ने सीखा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। उसने वादा किया कि वह अब से हर काम में सावधानी बरतेगा। धीरे धीरे रमेश ने अपनी बुद्धिमानी से काम करना सीख लिया और गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। अब वह बेवकूफ बेटा नहीं, बल्कि समझदार और होशियार रमेश के नाम से जाना जाता था। में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी रोजी रोटी खेती पर निर्भर थी और वह अपने काम में कड़ी मेहनत करता था। रामू हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास करता था। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल एक बड़ी लोहे की संदूक से टकराया। उसने उसे खोदकर बाहर निकाला और पाया कि संदूक सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह धन उसका नहीं है। वह तुरंत उस संदूक को लेकर गांव के सरपंच के पास गया और उसे सारी घटना बताई। सरपंच उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, रामू, ये संदूक तुमने अपने खेत से निकाली है, इसलिए ये तुम्हारा ही है। रामू ने विनम्रता से कहा, मैंने इसे नहीं कमाया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सरपंच ने उसकी सच्चाई की प्रशंसा करते हुए उसे कुछ धन इनाम स्वरूप दिया और बाकी धन पंचायत के काम में लगाने का निर्णय लिया। रामू की ईमानदारी से पूरे गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई और वह सबके लिए एक मिसाल बन गया। एक छोटा सा गांव था। वहां रहने वाला अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था। उसके पिता का देहांत जल्दी हो गया था। उसकी माँ सरला लोगों के घरों में काम करके उसे पढ़ाती थी। माँ का सिर्फ एक सपना था, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन शहर चला गया। उसे अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपनी नई दुनिया बना ली, लेकिन उस नई दुनिया में उसकी बूढ़ी माँ के लिए जगह कम होती चली गई। बेटा, आज बहुत दिनों बाद फोन किया है, कैसे हो? हाँ माँ, सब ठीक है। अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। माँ हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे के आने का इंतजार करती। हर त्योहार पर नए कपड़े खरीदती, लेकिन पहनती नहीं। कहती, जब मेरा बेटा आएगा तब पहनूंगी। एक दिन पड़ोसी आया। सरला बहन, अर्जुन को बुला लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो बहुत व्यस्त है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन को गांव से एक फोन आया, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। घर में सन्नाटा था। माँ की चारपाई खाली थी। तभी पड़ोसी ने उसे एक लिफाफा दिया। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। मेरे प्यारे बेटे अर्जुन, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ।
मुझे तुमसे कभी शिकायत नहीं थी, बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन करता था। मैंने हमेशा भगवान से यही मांगा कि तुम खुश रहो। अगर कभी समय मिले तो इस घर में एक बार मुस्कुरा देना, मुझे लगेगा मेरा बेटा घर आ गया। पत्र पढ़ते पढ़ते अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आया कैसे उसकी मां बिना खाए उसे खाना खिलाती थी, कैसे फटे हुए कपड़ों में भी मुस्कुराती थी, और उसने सफलता की दौड़ में अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। अर्जुन मां की तस्वीर के सामने बैठा था। माँ, एक बार वापस आ जाओ, इस बार मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलते। शहर के सबसे अमीर लोगों में एक था राजीव मल्होत्रा। उसका बड़ा सा घर था, एसी वाली कार, नौकर चाकर और हर सुविधा। उसका दिन सुबह ठंडी हवा में उठने से शुरू होता और रात को एसी के नीचे सोने से खत्म। उसे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं थी। वो अक्सर कहता, गर्मी धूप तो बस बहाना है, मेहनत करो जैसे मैंने की तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। उसका नौकर भोंदू हर रोज सुबह आकर काम करता, झाड़ू पोछा, बर्तन, बाजार से सब्जी लाना। एक दिन वो नहीं आया। बोंदू कहाँ मर गया? आज काम नहीं करना। साहब, बहुत तेज बुखार है और गर्मी से चक्कर आ रहे हैं। बुखार नहीं, बहाना है ये। गरीबों को काम नहीं करना होता, बस झूठ बोलना आता है। एक दिन धूप में क्या निकले, ऐसे बिस्तर पकड़ लेते हैं जैसे सारी गर्मी इन्हीं के ऊपर पड़ती है। अगले दिन राजीव का बचपन का दोस्त अनिल उससे मिलने आया। राजीव, तू हर किसी को आलसी कहता है, एक दिन उन जैसे बनकर देख, फिर बोलना। राजीव हंसते हुए बोला, तू मजाक कर रहा है। मैं एक दिन तो क्या, पूरा हफ्ता भी कर सकता हूँ। ठीक है, कल सुबह निकल जाना, बिना पैसे, बिना कार, बिना नौकर, और दिन भर सड़क पर काम करके दिखाना। राजीव ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह राजीव ने पुराने कपड़े पहने, घर से पानी की बोतल ली और निकल पड़ा एक पुराने ठेले वाले की तरह। सड़क पर धूप तलवार की तरह चुभ रही थी। राजीव ने सोचा, इतनी भी गर्मी नहीं है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन कुछ घंटे बीते और पसीने से उसकी हालत खराब हो रही थी। पैरों में थकावट और सिर में दर्द शुरू हो गया। लोग आवाज दे रहे थे, भाई ठंडा पानी मिलेगा क्या? टमाटर कितने के दिए? राजीव मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन गर्मी से उसकी हालत खराब हो रही थी। दोपहर 2 बजे का वक्त, सूरज सिर के ऊपर और जमीन से गर्मी ऐसे निकल रही थी जैसे आग हो। राजीव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो सीधा जमीन पर गिर गया। पास से गुजर रहे लोग ठहर गए। किसी ने चिल्लाया, अरे कोई है, ये आदमी जमीन पर गिर गया है।
एक लड़का दौड़कर आया। ये तो शहर के अमीर राजीव मल्होत्रा है। सब हैरान थे। इतना बड़ा आदमी सड़क पर क्यों गिरा है भाई? कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया, इन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है। ये तो किस्मत थी कि समय पर ही इन्हें यहाँ लाया गया। राजीव ने आंखें खोली, लेकिन अब सिर्फ धूप नहीं थी, उसकी आंखों में पछतावा था। घर लौटते ही उसने भोंदू को बुलाया। भोंदू, मुझे माफ कर दो, मैं समझता नहीं था। अब जान गया हूँ तुम्हारे हालात क्या होते हैं। भोंदू हैरान होकर बोला, साहब, आप इतना बदल गए? राजीव मुस्कुराया, पर अब वो मुस्कान घमंड वाली नहीं, समझदारी वाली थी। उस दिन के बाद राजीव ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए गर्मी में विशेष सुविधा शुरू की। ठंडा पानी, दोपहर की छुट्टी और मेडिकल चेकअप। अब वो हर दिन अपने पैसे से लोगों की मदद करता। अब वह अच्छी तरह समझ चुका था कि सिर्फ पैसे से इंसान बड़ा नहीं बनता, जब तक वो दूसरों का दर्द न समझे। जब तक तकलीफ खुद पर न गुजरे, तब तक दूसरों की पीड़ा समझ नहीं आती। सच्चा अमीर वही है जो गर्मी में दूसरों के लिए छांव बन जाए।